जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर गणना फार्म भरना सीखेंगे। इस वीडियो में हम आपको पुराने तरीके से और नए तरीके से टैक्स भरना या टैक्स का फार्म भरना सिखाएंगे। तो कर्मचारी साथियों, आपको चाहिए कि सबसे पहले आप जो हैं IFMS पोर्टल पर जाकर अपनी वार्षिक वेतन पर्ची डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंट निकाल लें। इसके बाद आप जो है बाज़ार से फार्म ख़रीद लें। ये फार्म के फॉर्मेट जो है अलग अलग आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो आपको सबसे पहले जो है वार्षिक वेतन पर्ची से इस फॉर्मेट को भर लेना है। इसमें जो है मार्च 2023 से लगाकर फरवरी 2024 तक का वेतन आपको यहाँ पर भर लेना है। जैसे कि मार्च 2023 में इस कर्मचारी का मूल वेतन 44,000 है, महंगाई भत्ता इतना मिला, HRA 456 मिला, टोटल वेतन इतना हो गया और जो NPS कटौती है वह 6,072 की है। जो पुराने कर्मचारी हैं वह यहाँ पर GPF भरेंगे। इसके बाद जो समूह बीमा है उसका कितना कटा वह भर दिया 200 रुपये और जो वृत्ति कर कट रहा है 208 रुपये वह भर दिया और इन हैंड कुल कितना वेतन उसे प्राप्त हुआ है वह यहाँ पर भर दिया है। तो इसी प्रकार से प्रत्येक माह का आपको भर लेना है। ध्यान देना है कि जो फरवरी का माह है उसमें जो वृत्ति कर है यहाँ 208 की जगह 212 रुपये हो जाएगा। ये जो आय के हिसाब से कम ज़्यादा होता रहता है, परंतु न्यूनतम है 2500 रुपये। तो इस प्रकार से आपको जो है प्रत्येक माह का मूल वेतन यहाँ भर देना है। फिर यहाँ महंगाई भत्ता भरना है, HRA भरना है, इन तीनों का टोटल यहाँ पर भर देना है। और जो NPS है ये भरना है, GIS है, वृत्ति कर यानी कि प्रोफेशनल टैक्स है ये भरना है और सब कटौती होने के बाद कुल आपको कितना वेतन प्राप्त हुआ है वह यहाँ पर आपको भर देना है। और यदि कोई आपको एरियर्स प्राप्त हुआ है तो आपको एरियर की राशि जो है यहाँ पर भर देनी है। एरियर की राशि आप जो है 3 जगह भरेंगे। सबसे पहली जगह भरेंगे मूल वेतन के नीचे, इसके बाद भरेंगे यहाँ अगर कोई एरियस अगर IFMS पोर्टल में उसका वो लेख है तो वहाँ DA भरा हुआ होगा उसका, और फिर आपको टोटल वेतन भरना है और कुल कैश कितना प्राप्त हुआ है वह आपको यहाँ पर भर देना है। तो इस प्रकार से आपको जो है जितना आपका टोटल वेतन है और एरिया से टोटल उन दोनों का टोटल करके आपको यहाँ पर भर देना है। इसी प्रकार से प्रत्येक कॉलम का आपको टोटल कर लेना है। और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो आपकी टोटल वेतन है यानी कि वेतन का कुल योग है 12 माह का एरिया समेत, इसमें कुल हो रहा है 8,03,264 रुपये। इसी पर आपको टैक्स की गणना करनी होती है और इसमें जो है आपको कुल HRA प्राप्त होता है 5,472 रुपये और कुल NPS कटौती है 78,018 रुपये की और जो GIS कटौती है वो 2,400 रुपये की 12 माह की और जो वृत्ति कर है टोटल है 2,500 रुपये। तो अब हम देखते हैं कि इस वेतन पर हम आयकर की गणना किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यू टैक्स रिज्यूम के माध्यम से किस प्रकार से इसकी गणना हम करेंगे। तो हमारी टोटल वेतन थी 8,03,264 रुपये। उसमें हमने क्या किया, यहाँ चूँकि भरना हमें क्या है वेतन, महंगाई भत्ता और HRA का जोड़। ये जो है कैसा है न्यू टैक्स रिज्यूम के माध्यम से, नहीं कि नए तरीके से भरना है। आप जो है दोनों तरीके से इसको, जिसमें आपको टैक्स कम पड़े उससे आप टैक्स का फार्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं न्यू टैक्स स्कीम के माध्यम से इस फार्म को हम किस प्रकार से भरेंगे। जैसे कि मैंने आपको बतलाया कि हमारी टोटल वेतन हो रही थी 8,03,264 रुपये। इस उदाहरण से हमने यहाँ पर जाना है आपको। तो करना क्या है कि इस 8,03,000 में जो है जो आपका एरियस वेतन था वह यहाँ पर भर देना है घटा के
यानी कि आपकी इसे टोटल वेतन थी 8,03,264 रुपये। तो एरियस समेत था वो, तो एरियस को अलग यहाँ पे भरना है, और जो 12 माह की वेतन है वह आपको यहाँ पर भर देना है। और इसमें से जो है इन दोनों के जोड़ में से हमें 50,000 माइनस करना है। तो आप देख पा रहे थे कि हमारी टोटल वेतन कुल इतनी बन रही थी, इसमें से हमने 50,000 माइनस कर लिया, तो हमें जो है कुल इतना यानी कि 7,53,264 रुपये प्राप्त हुआ। अब आगे दिया है कि राष्ट्रीय बचत पत्र की ब्याज, बैंक बचत सावधि जमा खाता की ब्याज यदि कोई है तो भरना है, अन्यथा निरंक कर देना है। और इसके बाद जितना अगर यहाँ कोई ब्याज आपको बचत खाते पर ज़्यादा मिली है, 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो भरना है, अन्यथा छोड़ देना है और घटा के यहाँ लिख देना है। तो इस प्रकार से हमारी जो कुल आय है वह हो गई 7,53,264 रुपये। साथ ही आपको बतला दें, जो नई स्कीम है इसमें जो है आपको किसी प्रकार की छूट नहीं मिलनी है, तो आपको सीधे टैक्स की गणना यहाँ पर करनी है। तो अब देखते हैं कि 7,53,264 रुपये में आपको कुल कितना टैक्स देना होगा। सबसे पहली बात है, लिखा है कि प्रथम 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं देना है, अर्थात यदि 7,53,264 रुपये ये हैं तो इसमें हमें 3 लाख माइनस करना है। 3 लाख माइनस करने पर आएगा 4,53,264 रुपये। तो 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं है। अब बचा हमारा 4,53,264 रुपये। तो 4,53,264 रुपये, इसमें हमें फिर 3 लाख माइनस करना है। 3 लाख माइनस करेंगे तो आएगा 1,53,264 रुपये। तो जो ये अगला 3 लाख है इस पर आपको 5% टैक्स देना है। तो 3 लाख का 5% टैक्स होगा 15,000 रुपये, वह आपको यहाँ पर भर देना है। इस प्रकार से 3 लाख यहाँ के माइनस किए, 3 लाख यहाँ माइनस किए, कुल हुआ 6 लाख। तो 7,53,264 रुपये में हमने 6 लाख रुपए माइनस किया, तो हमारा आया 1,53,264 रुपये। इसमें आपको अब जो है कुल टैक्स देना होगा 10%, यानी कि आपका कुल टैक्स हुआ 15,326 रुपये। तो इस प्रकार से 15,000 टैक्स ये हुआ, 15,326 रुपये टैक्स ये हुआ। और अगर यदि आपकी आय जो है यहाँ पर 9 लाख से ज़्यादा होती तो आपको फिर अगले 3 लाख पर 15% टैक्स देना होता। इस प्रकार से आप इसकी गणना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा कुल टैक्स हुआ 30,326 रुपये। ये हमारा कुल आयकर हुआ 30,326 रुपये। इस पर आपको 4% शिक्षा या चिकित्सा उपकर देना होता है। तो 30,326 का 4% हम निकालेंगे और हमारा आएगा 1,213 रुपये। तो आपको यहाँ पर 1,213 भर देना है। इस 1,213 को इसमें जोड़ देना है। इस प्रकार से हमारा कुल टैक्स हुआ 31,539 रुपये। तो इस प्रकार से जो हमारा कुल टैक्स है वह यहाँ पर भर देंगे। यदि आपका टैक्स पूर्व में काटा गया है कुछ, तो आपको यहाँ पर भरना है और काटे गए टैक्स को माइनस कर देना है। यदि कोई टैक्स नहीं काटा गया है तो सीधे आप इसको यहाँ पर ज्यों का त्यों भर देंगे। इस प्रकार से आपने देखा कि इस राशि पर आपको नई टैक्स रिजाइम के माध्यम से कुल टैक्स 31,539 रुपये देना होगा। अब देखते हैं पुरानी टैक्स स्कीम के माध्यम से आपको कुल कितना टैक्स देना होगा। कर्मचारी साथियों, अब देखते हैं हम कि ओल्ड टैक्स रिजाइम के माध्यम से हम इस आयकर को किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि आपको हमने बतलाया कि हमारी टोटल वेतन एरिया समेत
कुल हो रही थी 8,03,264 रुपये। पहले भाग में आपको यानी कि ए नंबर पे भरना है वेतन, महंगाई भत्ता और एचआरए का जोड़, और यहाँ पर भरना है आपको जो कुल एरियर है यहाँ पर भर देना है, और दोनों का जोड़ आपको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद है मकान भत्ता किराया, यानी कि आपको घटाना है, यानी कि जो एचआरए आपको प्राप्त हुआ है वह आपको यहाँ पर माइनस कर देना है। अगला है वैधानिक छूट, यानी कि 50,000 रुपये आपको घटाना है, यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद जो आपने वृत्ति कर दिया हुआ है पहले, वह आपको यहाँ पर माइनस कर देना है। तो इस प्रकार से इन तीनों का जोड़ हुआ 57,972 रुपये आपको यहाँ पर भर देना है। अब जो है आपको 8,03,264 में से 57,972 माइनस कर देना है। आपको कुल बचेगा 7,45,292 ये आपका जो है कर योग्य वेतन आ गया, अर्थात इस वेतन पर आपको टैक्स देना होगा। अब आगे देखते हैं। आगे लिखा है मकान संपत्ति से आय। यदि आपने कोई कमरा किराए से दिया है और उसका वैधानिक किरायानामा बनवा रखा है तो आपको यहाँ पर आय भरना है, अन्यथा छोड़ देना है। इसके बाद है अन्य आय, यानी कि राष्ट्रीय बचत पत्र की ब्याज, बैंक बचत, सावधि जमा खाता से ब्याज। यदि आपको जो है सावधि जमा खाते से या जो बचत बैंक खाता है उसमें 10,000 से अधिक आय प्राप्त होती है ब्याज की, तो आपको भरना है, अन्यथा छोड़ देना है। इस प्रकार से यहाँ हमने निल कर दिया, और वही राशि यहाँ पर जो भरी थी वही हमने यहाँ पर फिर से भर दी। इसमें लिखा हुआ है कि कॉलम नंबर 2, 3 और 4 का जोड़ हमें यहाँ पर भर देना है। इसके बाद है घटाओ, गृह निर्माण पर ब्याज दर। यदि आपने कोई होम लोन ले रखा है और आप जो हैं उस पर ब्याज देते हैं तो अधिकतम 2 लाख रुपए तक की ब्याज आप यहाँ माइनस कर सकते हैं, अन्यथा आपको छोड़ देना है। तो हमने यहाँ 15 अंक भरा हुआ है। तो इस प्रकार से हमें जो है हमारी कुल सकल आय हो गई 7,45,292 रुपये। अब जो है कॉलम नंबर 7 है, इसमें है कटौतियाँ धारा 80C के तहत। तो सबसे पहले है समान भविष्य निधि, जो पुराने कर्मचारी हैं वह जो है यहाँ अपना जीपीएफ में जो कटौती हुई है वह यहाँ भर सकते हैं। और इसके बाद है परिवार कल्याण या समूह बीमा योजना, यानी कि जो आपका जीआईएस कटता है 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से, कुल हुआ 2,400 रुपये, वह आपने यहाँ पर भर दिया। इस प्रकार से आगे है परिवार कल्याण राष्ट्रीय बचत पत्र योजना, यानी कोई आपने एनएलसी वगैरह खरीद रखी है तो उसका विवरण आपको यहाँ पर भरना है, अन्यथा छोड़ देना है। अगला है बीमा प्रीमियम। यदि आपने और आपके जो आश्रित हैं उनने कोई बीमा पॉलिसी ले रखी है तो उसका विवरण आपको यहाँ पर भर देना है, अन्यथा छोड़ देना है। अगला है सार्वजनिक प्रोविडेंट फंड। यदि आपने बैंक में कोई पब्लिक प्रोविडेंट फंड का खाता खुलवा रखा है और उसमें आपने कोई राशि जमा की है तो आपको यहाँ भरना है, अन्यथा छोड़ देना है। अगला है राष्ट्रीय बचत पत्र का उपार्जित ब्याज। यदि आपने कोई एनएससी ले रखी है और उस पर कोई ब्याज प्राप्त हुआ है तो वह भरना है, अन्यथा छोड़ देंगे। आगे है गृह निर्माण हेतु ऋण की किस्त। यदि आपने कोई होम लोन ले रखा है और उसकी ऋण की किस्त आप दे रहे हैं तो वह यहाँ पर भरना है, अन्यथा छोड़ देना है। अगला है दो बच्चों की शिक्षा पर ट्यूशन फीस। यदि आपके बच्चे किसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो उनकी केवल ट्यूशन फीस यहाँ पर माफ़ होती है, यानी उस पर टैक्स नहीं देना होता है। आगे है टैक्स सेविंग स्थायी जमा या अन्य कोई योजना जैसे सुकन्या योजना वगैरह है, उस पर आपने राशि जमा की है तो आपको भर देना है, अन्यथा छोड़ देना है। इस प्रकार से जो कॉलम नंबर 7 का भाग ए है उनका टोटल करके आपको यहाँ पर भर देना है। जैसे कि इनका टोटल हुआ 1,21,668 रुपये। इसके बाद है 7 नंबर कॉलम का भाग बी, अर्थात धारा 80 से 80 यू के तहत छूट। पहला है
बचत खाता पर ब्याज। अगर आपको बचत खाते पर अधिकतम 10,000 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ है तो आपको यहाँ पर भर देना है, अन्यथा इसको छोड़ देना है। इसके बाद है वरिष्ठ नागरिकों को बैंक ब्याज में छूट। यदि 60 साल से ज़्यादा कोई वरिष्ठ नागरिक हैं तो भरना, अन्यथा यहाँ छोड़ देना है। अगला है नई पेंशन योजना, अर्थात एनपीएस के तहत जो आपकी कटौती हुई है उसको भर देना है। जैसी कि इस कर्मचारी की कटौती हुई थी टोटल 78,018 रुपये, परंतु इन्होंने भरा है यहाँ 50,000 रुपये। इसका कारण ये है कि यहाँ लिखा हुआ है कि अधिकतम सीमा है 50,000 रुपये। कई कर्मचारी साथी ऐसा करते हैं कि जैसे 78,000 रुपये यहाँ है तो 50,000 रुपये यहाँ पर भर दिया और 28,018 रुपये यहाँ पर भर दिया। ये आप देख लेना कि आपके डीडीओ किस प्रकार से मान्य करते हैं। आप जो है आधी राशि यहाँ पर एनपीएस की भर सकते हैं। जिस प्रकार से अगला है चिकित्सा बीमा प्रीमियम। यदि आपने कोई चिकित्सा बीमा ले रखा है तो उसका जो प्रीमियम है स्वयं के लिए, माता पिता के लिए, तो अधिकतम 25,000 रुपये तक आप यहाँ छूट ले सकते हैं, अन्यथा छोड़ देना है। अगला है धारा 80 डीडी आश्रित विकलांग होने पर। यदि कोई आपका बालक है या कोई आश्रित है, माता पिता है, पत्नी है, तो आप जो हैं अधिकतम जो है विकलांग होने पर 1,25,000 रुपये तक की छूट यहाँ पर उनकी जो देखभाल में खर्च करते हैं ले सकते हैं। इसके बाद है धारा 80 डीडीबी स्वयं अथवा आश्रित को विशिष्ट बीमारियों के इलाज हेतु। यदि आप या आपके आश्रित ने किसी प्रकार का इलाज करवाया भर्ती कर रह के और उसका आपके पास वैधानिक रिकॉर्ड है तो आपको यहाँ पर भरना है, अन्यथा छोड़ देना है। इसके बाद है धारा 80E उच्च शिक्षा के तहत ऋण पर ब्याज का भुगतान। यदि आपके बच्चे जो हैं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उन्होंने लोन ले रखा है तो उस पर जो ब्याज देते हैं आप, उसकी छूट आप यहाँ पर ले सकते हैं और अन्यथा आपको निरंक कर देना है। इसके बाद है धारा 80G दान। यदि आपने जैसे प्रधानमंत्री राहत कोष है या अन्य जो राहत कोष वगैरह हैं जहां आप दान करते हैं, अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो भरना है, अन्यथा यहाँ पर भी आपको निरंक कर देना है। इसके बाद है कर्मचारी के स्वयं विकलांग होने पर 75,000 या 80% से विकलांग होने पर 1,25,000 तक की छूट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, अन्यथा यहाँ छोड़ देना है। और इस प्रकार से यदि कोई आपने अन्य छूट या कोई लेना चाहते हैं तो यहाँ भरना, अन्यथा यहाँ छोड़ देना है। तो इस प्रकार से जो भाग बी है उसका टोटल आपको करके यहाँ पर भर देना है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि भाग ए में जो है कुल छूट थी 1,21,688 रुपये और भाग बी में कुल छूट थी 50,000 रुपये। इस प्रकार से कुल छूट हुई इनकी 1,71,668 रुपये। तो इस 1,71,668 रुपये को जो है आपको इसमें से 7,45,292 से माइनस करके या घटाकर यहाँ पर लिख देना है। तो आपका कुल आया 5,73,624 रुपये। अब आपको जो है इस राशि पर टैक्स देना होगा। अब जो है देखते हैं टैक्स किस प्रकार से देंगे, क्योंकि ये राशि 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको टैक्स लगेगा ही लगेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखा है पहले नंबर पे 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं देना है। यदि 2.5 लाख तक आए हैं तो कुछ नहीं करना है, यहाँ सीधे रंक रहेगा, क्योंकि यह 5,73,624 रुपये होता है। तो जो अगले 2.5 लाख हैं यानी कि 2.5 लाख से 5 लाख के बीच यहाँ पर आपको 5% टैक्स देना होगा। तो 2.5 लाख का 5% हुआ 12,500, आपको यहाँ पर भरना है। तो इस प्रकार से 2.5 लाख ये और 2.5 लाख ये कुल हुआ 5 लाख। तो अब जो है 5,73,624 में 5 लाख माइनस करेंगे तो ये आएगा 73,624 रुपये। अब 73,624 रुपये का पर जो है आपको कुल टैक्स देना होगा 20%, यानी कि आपको बताया कि 73,624 रुपये पर आपको कुल 20% टैक्स देना होगा।
20% टैक्स आपका आया 14,725 रुपये। इस प्रकार से कुल टैक्स आपका हुआ 27,225 रुपये। यह आपका टैक्स हुआ। इसके बाद आगे लिखा है 4% शिक्षा उपकर। अब आपको जो 27,500 का 4% निकालना है, इसका 4% आएगा 1,089 रुपये। तो आपको जो है अब 27,225 में 1,089 रुपये जोड़ देना है। जोड़ने पर आया 28,314 रुपये। तो इस प्रकार से आपको कुल टैक्स देना होगा 28,314 रुपये। अगर आपके वेतन से पहले कोई टैक्स काटा गया है, कई कर्मचारी जो है प्रत्येक माह टैक्स कटवाते हैं, तो आपको यहाँ पर माइनस कर देना है, लिखना है वो टैक्स कितना काटा गया है और उस टैक्स को इस टैक्स में से माइनस करके यहाँ लिख देना है। यदि कोई टैक्स पूर्व में नहीं काटा गया है तो आपको यहाँ दिनांक लिखना है और इस प्रकार से कुल टैक्स आपका हुआ 28,314 रुपये। तो इसके बाद जो है आप कर्मचारी साथी को यहाँ पर अपना नाम लिखना है और यहाँ पर हस्ताक्षर करने हैं, अपनी यूनिक आई डी डालना है, यहाँ पर दिनांक डालना है और इस प्रकार से हम जो है टैक्स की गणना कर सकते हैं। साथियों, आपने देखा कि इस कर्मचारी की न्यू टैक्स रिजाइम के माध्यम से कुल टैक्स बन रहा था 31,539 रुपये और जो ओल्ड टैक्स रिजाइम है इसके माध्यम से गणना करने पर कुल टैक्स बन रहा है 28,314 रुपये। अर्थात पुरानी टैक्स पद्धति से टैक्स की गणना करने पर कर्मचारियों को 3,000 का फ़ायदा हो रहा है। तो आपको जिस पद्धति में फ़ायदा हो उस पद्धति में आप जो है टैक्स का फार्म भर सकते हैं। इसके बाद जो है आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ जो कुशल आईडी है आपकी उसको यहाँ पर भर देना है। कुशल आईडी भरने के बाद आपको यहाँ पर अपना नाम यानी कि कर्मचारी का नाम, पद और जो पैन संख्या है, पैन खाता संख्या है वह यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद जहाँ आपकी पदस्थापना है उस कार्यालय का नाम यहाँ भर देंगे, आपका स्थायी पता भर देंगे, आपका आधार कार्ड संख्या यहाँ पर भर देंगे। इस प्रकार से आपको जो है गणना फार्म भरना है। मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।